अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जिसने पहले ये क्वेश्चन कर लिया है वो भी देख ले, और जिसने नहीं किया वो भी साथ साथ देख ले। ये क्वेश्चन मैंने हल नहीं करवाना, इसकी सारी एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली, ठीक है, और फिर आपने उस सारी चीजों को देख लेना है क्वेश्चन। प्लांट इक्विपमेंट स्टॉक ट्रेड डेटर्स कैश एट बैंक परचेज सैलरीज warehouse rent repair utility expense insurance expense bad debts written off और obsolete inventory written off। अब या तो आप इन सारे एक्सपेंसेस को अलग अलग नाम से लिख लें, या सारे इन एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से। अब खामोश हो जाए। अच्छा, सवाल का हल करने का तरीका देखें। जिस एक्सपेंस का कोई एडजस्टमेंट गिवन हो या उसका प्रीपेड या एक्रूड गिवन, उसका चाहे तो लेजर बना लो या वर्किंग कर लो। वर्किंग से मुराद लेजर भी है और एक हम वन लाइन वर्किंग भी करते हैं। और जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग या एडजस्टमेंट ना गिवन हो वो डायरेक्ट लिख लो। बस एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में यही बात है। ये आपका एक टॉपिक नहीं है, ये आपके तीनों टॉपिक में ये एक ही बात है। चाहे आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन करोगे, चाहे आप एनपीओ का क्वेश्चन करोगे, चाहे आप IS1 का सवाल करोगे, ये तीनों टॉपिक्स के अंदर बात एक ही है, इनकम और एक्सपेंसेस की। जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी एडजस्ट करेंगे, जिसका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा एक्रूड का या प्रीपेड का, उसका लेजर बना लेंगे। और जिस एक्सपेंस का कुछ नहीं बताया वो डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसके अंदर सैलरी वेजेस हमारा एक्सपेंस है, वेयर हाउस रेंट रिपेयर इंश्योरेंस बैड डेट रिटर्न ऑफ। बात आ गई, ये एक नई चीज है आप लोगों के लिए, ऑब्सलीट इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ। अब कुछ लोग इसको कॉस्ट ऑफ सेल में लिखते हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे बैड डेट्स को ट्रीट किया जाता है, मतलब अदर एक्सपेंस में जाकर एडमिन एक्सपेंस के अंदर लिख देते हैं। अब एडमिन एक्सपेंस भी दो तरह पर अब लिखने, सॉरी वो जो बैड डेट्स हैं वो सेलिंग एक्सपेंस में भी कभी कभी नजर आते हैं और कभी एडमिन भी नजर आते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जहां दिल करे लिख देना, क्योंकि आई के आपने दोनों जगह लिख दी है। बट अगर उसने खुद डायरेक्शन बता दी हो तो फिर फॉलो करेंगे कि जैसे उसे वो बताएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप लोग जो आई कैप ने अपने सोल्यूशन में किया है, वो इन सारे को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नाम लिख के सबको प्लस करके लिख दिया। फिर दूसरी साइड पर अगर आप आए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसने डेट साथ बता दी। हमारा ईयर एंड है जून और डेट बताई है इस साल के शुरू की, इसका मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन अभी लेनी बाकी है। फिर आपके पास प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, हाँ इसके बारे में सुन ले। जैसे आप लोग बैड डेट्स की प्रोविजन करते हो ना, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक। अगर आपके पास ओपनिंग भी गिवन है और क्लोजिंग भी है तो आपने करना है कैरीड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन। मतलब कैरीड ऑन का मतलब है आपका आंसर बढ़ गया है अगर ज्यादा वैल्यू आ गई। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ गया तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर प्लस कर देना है, और अगर नेगेटिव आ गया तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर माइनस कर देना है। एक बात और ख्याल रखनी है, इसका मतलब ये होता है इंक्रीज या डिक्रीज। पॉजिटिव का मतलब है कि आपका कैरी ऑन ज्यादा है, तो आपकी जो प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक है, अच्छा इसकी जो ये वैल्यू है 40, इसको भी कॉस्ट ऑफ सेल में लिखना चाहिए क्योंकि ये भी ऑब्सोलीट स्टॉक है। लेकिन आई कैप इसको अदर एक्सपेंस में ले जाता है, मतलब एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर या ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल में भी लिख दोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत होना चाहिए, बट हमने आई कैप को फॉलो करना है तो आई कैप ने इसको कहां पर लिखा है। हाँ हो सकता है जब आई कैप अपना सजेस्टेड आंसर दे
वो कॉस्ट ऑफ सेल में लिख दे, बट स्टिल बुक के अंदर आए कि आपने इसको अदर एक्सपेंस में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास बैड डेट्स के बारे में आपको पहले से पता है, कैपिटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा रिटेन्ड अर्निंग होता है, क्रेडिटर रेवेन्यू सेल्स को कहते हैं, अदर इनकम हमारे पास है, और एक्रूअल्स एट 1 जुलाई 14। रिपेयर आपके 45 रुपए, पता है क्या चीज है ये, आपने पिछले साल को एक्रूड थे, इस साल के तो ये एक्सपेंस बन गए, सॉरी इस साल के ये एक्सपेंस नहीं है, ये पिछले साल के एक्सपेंस थे बट अनपेड थे, और यूटिलिटी एक्सपेंस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब इसकी पेपर में भी आपने एंट्रीज पास करते जाना है और अपनी अपनी जगह पे लिखते जाना। सेल रिटर्न हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, तो सेल रिटर्न की एंट्री पास कर देते हैं। ये नंबर 1 हमारी एडजस्टमेंट है, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 390 से। ओके की बात। अब ये खुद एंट्री बता रही है कि उसने किधर जाना है, सेल में से जाकर माइनस हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल में से भी जाकर माइनस हो रहा है। आगे अभी मजीद पढ़ते हैं। The goods returned have not been received but not included in the physical count। इसका मतलब है उसको क्लोजिंग स्टॉक में भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेल्स रिटर्न है, कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक में किस वैल्यू पे शामिल होती है, सेल की वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। तो हम इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे सीपीएस लगा के, तो कॉस्ट फाइंड करेंगे तो 390 मार्कअप है तो डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय। अब सुनिएगा जरा इसके बारे में। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करो, और अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को भी एडजस्ट करना होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल वो फाइंड कर चुका है और उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये दो बातें, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में गिवन है तो ओनली ऐड होगा या माइनस होगा, ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक से रिटर्न है ना। और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो फिर हम एक एंट्री पास करते, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट या स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये आपकी पहली एडजस्टमेंट हो गई। और जब आपने क्वेश्चन करना है तो कुछ इस तरह से, ये हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, बस ये है कि सोच के आपने अपने लिखते जाना है। और अगर आप अभी क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखते हो तो यहां पर आपने रेवेन्यू में से 390 माइनस कर देना और अकाउंट रिसीवेबल में से भी 390। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता, अगर ये क्वेश्चन आपको डेबिट क्रेडिट फॉर्म में गिवन है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप जब लिखोगे तो ये बैलेंस होता जाएगा, लेकिन मैंने 390 माइनस किया क्रेडिट साइड पर भी और 390 माइनस किया डेबिट साइड पर भी, आपका सवाल भी बराबर आता जाएगा, आपको गलती का भी अंदाजा हो जाएगा कि आप गलत लिख रहे हो या सही लिख रहे हो। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आ जाए जी नंबर 3 पे, सॉरी 2 पे। अदर इनकम इंक्लूड सेल प्रोसीड ऑफ इक्विपमेंट ₹100 रिसीव्ड ऑन दिसंबर 2014। कहता है 1 लाख रुपया हमने रिसीव किया इक्विपमेंट को बेच के, और अदर इनकम में लिखा हुआ है। क्या जितने का बेचते हैं सारा अदर इनकम में लिखते हैं या सिर्फ गेन ऑन डिस्पोजल लिखते हैं? सिर्फ गेन ऑन, उसने सारा अदर इनकम में लिखा। एक तो हमने ये अदर इनकम से निकाल देते। पता है इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए और उसने क्या पास की हुई है? उसने एंट्री पास की हुई है कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट अदर इनकम। उसने गलत एंट्री पास की हुई है, रिवर्स कर दो, अदर इनकम डेबिट
कैश कितने से, अब इसका हम इफेक्ट ले लेंगे क्योंकि जो उसने किया हुआ है हमने उसको रिवर्स कर दिया। असल एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? असल एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, पीपीई क्रेडिट। कैश आया था 100 से, पहले आप आगे भी पढ़ लेते हैं। अभी कहते हैं द कॉस्ट एंड WDV ऑन 1 जुलाई 14 रुपीज 270 रिस्पेक्टिवली। 200 रुपए उसकी कॉस्ट और 70 उसकी, लेकिन 1 जुलाई 14 को, और हमने ये सेल किस दिन की? दिसंबर 14 को, मतलब 6 महीने मजीद इस्तेमाल करके। तो अगर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए तो वो 6 महीने मजीद डेप्रिसिएशन भी आएगी और वो डेप्रिसिएशन हमारी डेप्रिसिएशन में जाकर ऐड हो जाएगी, उसको भी हमने लिखना है। लेकिन अभी फिलहाल इसकी वर्किंग करते हैं। इसकी वर्किंग के अंदर ये साथ छोटी सी वर्किंग नीचे लिख देते हैं। हाँ जी, 1/7/2014 को एसेट पड़ा था 200 का। नीचे साथ ही डेप्शन के रेट बताए हुए हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट 10%, 15% स्ट्रेट लाइन बेस। तो अगर 6 महीने की हमें डेप्शन चाहिए तो बुक वैल्यू पे चाहिए या कॉस्ट पे? कॉस्ट 200 है, रेट कितना है? 15%, क्योंकि इक्विपमेंट है। तो 200 का 15% ले ले, मल्टीप्लाइड बाय 6%, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितना आ गया? अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200 माइनस 70, पहले वाला कितना आ गया? प्लस 50, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 140। फिर पीपीई 200, गेन आ गया या लॉस? कितना? 45। गेन ऑन डिस्पोजल 45। अच्छा, इसमें भी एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की जो एंट्री है वो भी अगर पास कर लो, इधर पास कर लो, आपकी मर्जी, या जो वर्किंग हमने सालाना करनी है उसमें जाकर एंट्री पास कर ले। असल डिस्पोजल की ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, उसने ये एंट्री पास कर दी, लेकिन हमने उसको भी रिवर्स कर दिया, उसको सही कर दिया। अब इसकी इफेक्ट जाकर देखते हैं कहां कहां। अदर इनकम में से -100 से और 45 से ऐड। अदर इनकम में 100 से माइनस कर देंगे और 45 से, ये 45 ही आ रहा है ना। कैश 100 से ही डेबिट हो रहा है और 100 से ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 145 जाकर माइनस कर देंगे और पीपीई से 200 जाकर माइनस कर देंगे, जिसके इफेक्ट हो। एक इफेक्ट रहता है 6 महीने की डेप्रिसिएशन, वो हम फाइंड करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक होगी बात? एडजस्टमेंट नंबर अगर आपने लिखना है तो जाकर लिख लो। अपने ट्रायल बैलेंस को अपडेट कर दो। ये अदर इनकम में 100 माइनस कर दिया और 45 ऐड कर दिया। एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट में से 145 जाकर माइनस कर देंगे और पीपीई इक्विपमेंट में से 200 माइनस कर देंगे। और देखें अगर कोई इफेक्ट रह गया तो अदर इनकम हो गया, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन हो गया, पीपीई। आगे चलते हैं। हाँ, इसकी जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है वो भी आ रही है 15। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के साथ ही एडजस्ट कर देंगे, तो इसलिए साथ लिखने की जरूरत नहीं। नंबर थर्ड एडजस्टमेंट पर आ जाए। थर्ड एडजस्टमेंट तो डेप्शन के रेट्स हैं।
कॉस्ट ऑफ स्टॉक 1400, हैविंग द एनआरवी 1450। हम लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो 1400 ही ठीक है। दिस डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री गिवन इन वन, कहता है इसके अंदर वो इन्वेंट्री शामिल नहीं है जो क्लोजिंग स्टॉक, वो हम लिख चुके हैं वैसे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वो हमने ऐड कर देना है। The management estimates that 5% of debts would not be recovered और 3% stock is obsolete। तो पहले तो स्टॉक की बात कर लेते हैं ना। फोर्थ है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 1400, इसमें 300 कौन सा वाला ऐड किया है, वो सेल रिटर्न वाला 300 ऐड कर दिया, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1700। 3% इसके ऊपर लेनी है प्रोविजन, जो कि बनता है 51। ये आ गया आपके पास। इस कैरी डाउन को ब्रॉड ऑन के साथ कंपेयर करना है और क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक में से जो आपका कैरी डाउन है इसको जाकर कंपेयर करना है ब्रॉड ऑन के साथ और क्लोजिंग स्टॉक में से जाकर वो इधर ही हम माइनस कर देते हैं। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओके होगी बात, बट ये इस बात का ख्याल रखना है जब क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करना है तो जब ये आप कॉस्ट ऑफ सेल में लिखोगे ना क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर तो 1700 लिखोगे और ब्रॉड कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन का डिफरेंस लेकर, जो कि मेरे ख्याल में 51 माइनस 48 है, कितना है 45। किसका बोला, किसका, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 45, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 48 है। अच्छा ये 45 है, ये कितना आ गया 6। अब इसके बारे में पूरी डिटेल सुने। ये 6 कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर और ये जो 51 है ये क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में माइनस कब करेंगे, जब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे जाके, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे। ठीक होगी बात। और जब क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर लिखेंगे आप कहेंगे सर यहां पर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहां पर हम उसके डिफरेंस एडजस्ट कर रहे हैं। जो 6 का डिफरेंस है वो यहां कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट हो जाएगा, उसका जो डिफरेंस है। या तो एक और तरीका होता है, ओपनिंग ऑब्सोलीट स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में से माइनस कर दो, क्लोजिंग ऑब्सोलीट स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दो, वो डिफरेंस एडजस्ट ही ना करो। ओपनिंग ओपनिंग में से माइनस कर दो, क्लोजिंग क्लोजिंग में से माइनस कर, फिर दोनों ही जगह लिखा जाएगा। फिर यहां पर भी आप लोग 51 लिखोगे और एंड पे भी 51 लिखोगे। या कॉस्ट ऑफ सेल में डिफरेंस एडजस्ट कर दो और ये जो 51 है ये एंड पे क्लोजिंग स्टॉक में से जाकर माइनस कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। ये हो गया ऑब्सोलीट स्टॉक का। फिर आ जाए बैड डेट्स के ऊपर। बैड डेट्स का प्रोविजन कितनी है, बैड डेट्स के बारे में क्या जानते हो, इक्वेशन लिखनी है या डायरेक्ट लिखना है? इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन क्या होती है बैड डेट्स की, बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो इक्वेशन है जनाब आपके पास जितने बैड डेट्स हैं वो प्लस कैरी डाउन माइनस और माइनस रिकवरी ऑफ, बस ये फिक्स कर लो। आपके पास बैड डेट्स हैं क्वेश्चन के अंदर नहीं, ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होंगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 30,
प्लस कैरिड ऑन फाइंड कर लो, अकाउंट रिसीवेबल, कितने अकाउंट रिसीवेबल क्वेश्चन के अंदर 1300 माइनस 390, जो आंसर आएगा उसका 5% ले लो, जो इसका आंसर आएगा 45 पॉइंट माइनस 45.5, 45.5 ब्रॉड ऑन कितना है और कैरिड ऑन हमारे पास, सॉरी रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है नहीं। ये आंसर हमारा चला जाएगा एक्सपेंस के अंदर और ये आंसर चला जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ जी निकालें जरा ऊपर वाला आंसर 27 पॉइंट, ये हमारा एसओपीएल में चला जाएगा और इसका आंसर कितना 864 पॉइंट, ये हमारा चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। डायरेक्ट लिख लें, अलग अलग लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी। उसके बाद वेयर हाउस रेंट के अंदर वो कहता है 600 आपका रेंट शामिल है विच वाज पेड इन एडवांस 1 अक्टूबर 14। कहता है आपने 1 अक्टूबर 14 को रेंट पे कर दिया 600 एडवांस में। क्या ये सारा एडवांस है? हमारा ईयर एंड है जून 15, तो अक्टूबर 14 से लेकर जून 15 तक तो एक्सपायर हो गया, तो एडवांस कितना रहा 3 महीनों का, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कितना आ गया 150। अब इस 150 एडवांस रेंट है तो क्या करेंगे, रेंट में से माइनस और करंट एसेट, रेंट में से माइनस और करंट एसेट। उसके बाद following bills for expenses were received but not entered in the books. Repair and maintenance 56, utility expenses। अब रिपेयर हमारे पास ऊपर भी गिवन है। आप लोग 2-3 तरीके होते हैं इसके, अगर आपको पीआरसी सही तरह याद है तो आपको याद होगा कि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस वो कहता है जी क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ रहा होगा तो एक्सपेंस बढ़ते हैं या कम होते हैं, कम हो रहा हो तो क्या करते हैं। एक तो वो 1 लाइन इक्वेशन होती है, दूसरा होता है इसका लेजर। अगर एसेट का लेजर है तो ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आ जाएगा, लायबिलिटी का लेजर है तो ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर आएगा। क्योंकि ये लायबिलिटी है हमारे पास ऊपर गिवन है ब्रॉड ऑन, और बल्कि यहां पर मैं लिख देता हूं आपके पास 45 यहां पर बना लेते हैं, 45 और कैरिड ऑन कितना है 48 या 56, रिपेयर का 50। उसके बाद यहां पर अगर आप देखें रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये बिल्कुल इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर नहीं बनता, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। यहां पर आ जाता है कैश, यहां पर आ जाता है एसओपी। अगर कैश फ्लो का बनाते थे तो मोस्टली एसओपीएल गिवन होता था तो कैश हम फाइंड करते थे। इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है वो कैश समझो, यहां पर आप ट्रायल बैलेंस भी लिख सकते हो और कैश भी लिख सकते हो। कितना गिवन है, और हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा एसओपी। तो कितना 5, ये हमारा एक्सपेंस में चला जाए। ठीक होगी बात, बिल्कुल सेम दूसरा लेजर बनाओ, उसका ब्रॉड ऑन कितना गिवन है 55, कैरिड ऑन कितना है 67, ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना गिवन है 400, क्लोज करेंगे तो हमारे पास एसओपीएल आ जाए, कितना आ गया
400। ओके की बात, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा उसका लेजर बना लेना, और जिस एक्सपेंस का या इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा वो डायरेक्ट लिख लेना। ठीक है, अब ये चीजें जाएंगी आपकी एसओपीएल लास्ट। और ये जो चीजें जाएंगी जो कैरिड ऑन होते हैं वो कहां पर जाते हैं? कैरिड ऑन हमेशा एसओएफपी के अंदर। ये हमारी करंट लायबिलिटी में भी जाएंगे दोनों, 56 भी और 67। अब आ जाओ द कंपनी रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट्स। ये आपके पास है, ये अभी तक एक ही सवाल आया हुआ है पूरी हिस्ट्री के अंदर, रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर। हमने रीवैल्यूएशन पढ़ा हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और रीवैल्यूएशन पढ़ा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये क्वेश्चन क्या है? रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर, और वो भी मिड ऑफ द ईयर। तो जब मिड ऑफ द ईयर हो, क्वार्टर ऑफ द ईयर हो, जब मर्जी। इसका तरीका कार क्या होगा? अगर साल के शुरू में रीवैल्यूएशन होती थी तो हम पहले रीवैल्यू करते थे फिर डेप्रिसिएशन करते थे, और अगर एंड पे होती थी तो पहले डेप्रिसिएशन करते थे बाद में रीवैल्यूएशन। अब है मिड ऑफ द ईयर, अगर मिड ऑफ द ईयर आएगा तो पहले हम डेप्रिसिएशन लेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से फॉर 6 मंथ, फिर रीवैल्यू करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लेंगे फॉर लास्ट 6 मंथ। और फिर उसके जो जो इफेक्ट्स आएंगे, जितना जितना डिफरेंस आएगा वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। जी तो अगर तो इस क्वेश्चन को ना कंसीडर करें तो ये जो 6 मंथ्स की तरफ है हमने इसको ये ना हो तो इसको हम अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो एट द एंड ऑफ द ईयर इस तरह की नहीं, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये होता है, वैसे तो एक होता है कि हर साल के किसी साल के एंड पे या शुरू में, वो साल के एंड पे या शुरू में, वो तो हमने पढ़ा हुआ है I-16 के अंदर डिटेल में कि अगर साल के शुरू में हो तो पहले रीवैल्यू कर लेते हैं, फिर पूरे साल की डेप्शन लेंगे रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर, और अगर एंड पे हो तो पहले पुरानी डेप्शन ले लेते हैं फिर रीवैल्यू करते हैं। अब आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये है बेसिकली यहां पर जो हम लिखते हैं कि मिड ऑफ द ईयर कहीं हो। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है 2 महीने बाद, साल के अंदर ही। तो उसको एट द एंड से नहीं करेंगे। नहीं, अगर ड्यूरिंग द ईयर होता है ना, जैसे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, तो वो इस तरह से करेंगे कि रीवैल्यूएशन से पहले जो डेप्शन होगी वो ले लेंगे, फिर रीवैल्यू कर लेंगे और फिर दोबारा रीवैल्यूड अमाउंट पर डेप्शन ले लेंगे। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। चले जी करते हैं। आपके पास लिखा हुआ है द कंपनी रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट्स, सजेस्टेड द रीवैल्यूएशन अमाउंट 1650 प्लांट की और 175, ये तो एंड पे करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है टैक्स चार्ज 200 एस्टिमेट, ये तो आपको पता है एक्सपेंस में भी चला जाएगा और करंट लायबिलिटी में भी चला जाएगा जो टैक्स है। अच्छा, क्वेश्चन लाजमी किया करें जाके, क्योंकि आपके ये 30 मार्क्स है मिनिमम और सबका पैटर्न एक ही है। ये 30 मार्क्स है ही यही मिनिमम। हाँ, इसमें 4-5 नंबर की थ्योरेटिकल पोर्शन या एमसीक्यूज के अंदर वो कवर कर जाएगा। वो 4-5 नंबर क्या हो गया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, वो जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आपके बाकी 30 मार्क्स में कंफर्म क्या है, सिंगल एंट्री और IS1 दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंगल एंट्री में काफी चीजें खुद से फाइंड करते हैं और इसके अंदर गिवन होती है, बाकी पैटर्न सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब है एक क्वेश्चन तो दोनों में से कंफर्म है या 2 भी आ सकते। तो 20 नंबर का सवाल यहां से कंफर्म है, और एक क्वेश्चन एनपीओ वो 8 नंबर आ जाए, 6 नंबर आ जाए, मैक्सिमम 10 नंबर आ जाए। हाँ, क्योंकि वो भी यही टॉपिक है तो 20 नंबर तो उसने देने ही देने। तो एक बड़ा क्वेश्चन और एक सप्लीमेंट छोटा क्वेश्चन,
दोनों क्वेश्चन इसमें से आने ही आने। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके वो एमसीक्यूज बना के आपको 7-8 नंबर दे, बहुत रेयर चांसेस, वरना 1.5 क्वेश्चन इसमें से पक्का है और वो 30 मार्क्स है मिनिमम। तो पैटर्न एक ही है, तो इसका सिर्फ वो पैटर्न याद करना है आप, ताकि ना क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम हल हो जाए। हर एडजस्टमेंट को एंट्री पास कर लिया करो या देख लिया करो, और जहां जहां इसकी एडजस्टमेंट होनी है वो कर दिया करो। चले अब जरा जिसको जमाइयां आ रही हैं वो थोड़ा अपने आप को एक्टिव करे, ताकि क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप गुड्डियां उड़ा रहे थे तब, वैसे तो हमने पढ़ लिया है, मैं चलो जिन्होंने गुड्डियां उड़ाई हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दिसंबर 14 को रिवैल्यूएशन हो रही है और हमारा ईयर का स्टार्ट है 1 जुलाई 14 और ईयर का एंड है जून 15, और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। हम अपनी सहूलत के लिए, हमारे पास एक है प्लांट और दूसरा है इक्विपमेंट, पहले हम एक एक को करते हैं ताकि मिक्स ना कर बैठेंगे। प्लांट का ब्रॉड ऑन पता कितना है? बता दो, आपके पास बुक है। 1714 को कितना ब्रॉड ऑन? 2500। उसके बाद अच्छा उसमें ना एंड पे लिखा हुआ है नो एंट्री हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल, वो हमने एंट्री पास कर ली है डिस्पोजल की। रीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रांसफर फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज टू बी इग्नोर्ड। कहता है जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को आपने ट्रांसफर करना है ना, उसको आपने इग्नोर करना। आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी होगी, कितनी? 1000। कितना आ गया? 1500। अब 6 महीने की पहले डेप्रिसिएशन और बाद में करते हैं रीवैल्यूएशन। 31 दिसंबर 14, 6 महीने की डेप्रिसिएशन लेते हैं 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 120, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इसलिए कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितनी अमाउंट आ गई? 13। अब इसको करते हैं रीवैल्यू। 1375 वाला एसेट कितने का हो गया? कितने का? 1650। ये नया लॉस कितना? 275 OCF। अब दोबारा 6 महीनों की डेप्रिसिएशन ले लें। 30 जून, अब इसको करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड। अब आपके पास तो रेट गिवन है, अब सुनिए, रेट से स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही चाहिए होता है, WD मेथड में तो लाइफ चाहिए नहीं होती। 1/रेट हमारे पास आ जाएगी लाइफ 10 साल। हमें चाहिए रिमेनिंग लाइफ, हमें चाहिए रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ के भी कई तरीके होते हैं फाइंड करने। सबसे पहले आप, पहला तरीका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय पर ईयर डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ जाएगा ये डेप्रिसिएशन कितने सालों की है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 1 साल की डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं पहले फाइंड कर रहा हूं डेप्रिशिएटेड लाइफ। क्या फाइंड कर रहा हूं? डेप्रिशिएटेड लाइफ, कितने साल गुजर चुके हैं, कितने साल गुजर चुके हैं। वो जो गुजरे हुए साल है, पेपर में ना ऐसे लिख देना गुजर चुके हैं। आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? मैं लिख दूं 1125। 1125, क्योंकि मैं पहली एंट्री तो यही पास करूंगा ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, सॉरी टू PPE क्रेडिट।
डिवाइडेड बाय पर ईयर डेप्रिसिएशन, एक साल की 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, हर साल की डेप्रिसिएशन है 4 पॉइंट, टोटल लाइफ 10 साल, जो लाइफ गुजर चुकी है वो 4.5, रिमेनिंग लाइफ 10 माइनस 5.5। ओके होगी बात। एक और तरीका भी है, डायरेक्ट 5.5 भी आ सकता है। आपकी WDV कितनी थी, बुक वैल्यू 1375, और कॉस्ट कितनी थी 2500, टोटल लाइफ कितनी थी 10 साल। इसका आंसर बताया जरा कितना आता है 5.5, ये भी आ गया। ये कैसे आया, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के सारे हैं चौंचले। बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल लाइफ, इससे डायरेक्ट रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। बुक वैल्यू, क्योंकि हमें WDV मेथड में लाइफ नहीं चाहिए होती। इस फार्मूले से क्या फाइंड किया, कितने साल गुजर चुके हैं। टोटल लाइफ का फार्मूला हमेशा के लिए ये, और अगर आप अपनी बुक वैल्यू को डिवाइड कर दो कॉस्ट पे और टोटल लाइफ से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट रिमेनिंग लाइफ का पता चल जाएगा। और ये चीजें कोई एक दिन के लिए या एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, परमानेंट है, ये सारी जिंदगी के लिए इस तरह से ये चीजें हम इस्तेमाल करेंगे CA फाइनल के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो इसलिए इसको एक दफा ध्यान से सुन ले। अच्छा जी, 1650 को मैं किस पे डिवाइड करूं, 5.5 पे, और 6/12 से मल्टीप्लाई कर, कितना 150। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई अगले 6 महीनों। इसको भी 5.5 पे डिवाइड करके 6/12 से मल्टीप्लाई करना बनता है, लेकिन उसने खुद मना कर दिया कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं लेते। ठीक होगी बात। अब आ जाओ, पहले इसका काम तमाम करते हैं। ये हमारे पास वर्किंग हो गई सारी, इसको अपने सवाल के अंदर कैसे लेकर जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे सवाल है जैसे एक्सट्रैक्ट बना रहे हो आप। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में क्या जाएगा भला, 150 और 125 दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। पता है आपकी पिछली अक्यूमुलेटेड ऑप्शन एलिमिनेट हो चुकी है। आपकी अगर अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर कोई बैलेंस आएगा ना, तो वो सिर्फ 150 आ रहा हो, क्योंकि रीवैल्यूएशन से पहले पिछली जो डेप्रिसिएशन होती है उसकी क्या एंट्री पास करते हो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू PPE, वो तो एलिमिनेट हो गई, खत्म हो गई। जो आपके पास ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है वो नजर नहीं आएगा, खत्म हो गया सारा, क्योंकि वो सारा एलिमिनेट हो गया है। अब आपके पास जो क्वेश्चंस नजर आएगा, एक चीज ये, दूसरी चीज देखें, आपका PPE के अंदर 1650 माइनस ये अमाउंट जाएगी आपकी PPE के अंदर, 125 प्लस 150 जाएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। बाकी कुछ भी नहीं जरूरत, बस इतना ही है इस पूरे सवाल के अंदर, मतलब इस पूरी एडजस्टमेंट के अंदर। ये जो मैंने आपको येलो येलो कर दिया है, सिर्फ यही आंसर में जाएगा, बाकी सारी वर्किंग है, बाकी सब एलिमिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ओके होगी बात। और अगर हम एक्सट्रैक्ट बना रहे होते तो यही कर रहे होते। हाँ, एक ये चीज भी जाएगी, ये दो जगह जाएगी, एक SOCI के नीचे OCI के अंदर, एक इक्विटी के अंदर जाकर इक्विटी के कॉलम के नीचे। डन, खत्म होगी इसके बाद। अब यही काम हम करते हैं इक्विपमेंट के साथ, वो और थोड़ा बेहतर है। और जरा, हाँ जी, इक्विपमेंट में आपके पास 1714 को कितना एसेट पड़ा हुआ, 1714 को 700। मैंने उसको कर दे दो हिस्से, क्योंकि 200 वाला एसेट बेचा भी है। अब साल के एंड पे वो तो रिवैल्यू नहीं हुआ होगा ना, वो तो बेच गया।
इसलिए मैंने उसके 2 हिस्से कर दिए। अब 31 दिसंबर 14 दोनों की 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। 500 को मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 करो जरा, कितना 37 पॉइंट, और 200 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, दैट इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। इस एसेट को हम जो कुछ करना था कर चुके हैं, वो डिस्पोजल हो गया है। इसका अगर हमारे पास अब कोई ताल्लुक रह गया है तो सिर्फ 15 की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी। बाकी इसको हम डील कर चुके हैं, इसका गेन लिख चुके हैं, इसको एसेट में से माइनस कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब आ जाए इसको 500 में से 37.5 माइनस करो, कितना बनता है 464 462 पॉइंट। अब अभी 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी लेनी है। अच्छा, ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ चुकी है, पहले अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस करवानी थी यार। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी है उसकी टोटल 270, जिसमें इसकी 130 इसकी है, 200 माइनस 70 साल के शुरू में, और बाकी 140 इसकी है। 270 टोटल है, 270 में से 130 डिस्पोजल की होगी और 140 500 की होगी। ये हमारे पास बच गया था 170 का, 170 का नहीं, सिर्फ 70 का, और इसकी डेप्रिसिएशन 15 आ गई, और ये हमारे पास क्या बच गया था 65 55, और इसको हमने बेच दिया था 100 के ऊपर 45 का हमारे पास गेन आ गया था, और इसका सिर्फ हमें 15 चाहिए और इसकी कोई वैल्यू नहीं चाहिए। मेन हमने वर्किंग करनी है इसकी। 500 में से 140 निकाला, कितना बच गया 360। फिर डेप्रिसिएशन आ गई 6 महीने की, कितना 27 पॉइंट, पूरा 27 आ रहा है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, 37 पॉइंट, कितनी वैल्यू बच गई, कितना 322 पॉइंट। अब ये वाला एसेट हमने किया रीवैल्यू, 322.5 वाला एसेट हमारा कितने का हो गया रीवैल्यू 170, कम हुआ ज्यादा, कितना 147 पॉइंट। ये हमारा है रीवैल्यूएशन लॉस, जो कि कहां चला जाएगा, और इसको मजीद अब वही बात, टोटल लाइफ फाइंड कर दो और मुझे रिमेनिंग लाइफ फाइंड कर दो। आओ जरा, टोटल लाइफ और 1/15%, 6.67, ये हमारे पास आ गई टोटल लाइफ। रिमेनिंग लाइफ फाइंड करना है या पहले डेप्रिशिएटेड लाइफ फाइंड करनी? अगर रिमेनिंग लाइफ चाहिए ना आपको डायरेक्ट, बुक वैल्यू कितनी है 322.5 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 6 पॉइंट, आपके पास डायरेक्ट रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी 4 पॉइंट, बस पूरा 3.30, चलो 3 कर लो, ये आपके पास रिमेनिंग लाइफ आ गई। तो अब हमने क्या करना है 175 डिवाइडेड बाय 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितना 20.354 कर देते हैं।
175 में से 20.4 माइनस कर दें, 154.6 खत्म। अब आओ जरा इस क्वेश्चन को कहां कहां पर इसकी जरूरत है। इसकी तो सिर्फ 15 चाहिए क्योंकि बाकी एंट्री पास कर चुके हैं। इसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी सारी खत्म हो चुकी है क्योंकि जो एसेट बिक गया है उसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी डेबिट हो जाती है और जो रीवैल्यू हो जाए उसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी डेबिट हो जाती है। अभी जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जरूरत है तो एक 6 महीनों की डेप्रिसिएशन ये पड़ी है, 6 महीनों की डेप्रिसिएशन ये पड़ी है और 154.65 हमारा चला जाएगा नॉन करंट एसेट के अंदर पीपी के नाम से, बस खत्म। बाकी सारी जो कहानी है वो सिर्फ वर्किंग की हद तक महदूद रह जाए। इन दोनों को प्लस करके डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और ये तीनों को प्लस करके ये हमारी है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और ये अमाउंट हमारा चला जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म क्योंकि हम वैसे डायरेक्ट बुक वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, जब बेच लेते हैं ना रिवैल्यूएशन के टाइम पर तो फिर वो उसकी जो फेयर वैल्यू होती है वो उसकी सेल वैल्यू बन जाती है, फिर वो कैश डेबिट हो रहा होता है। जो 100 का बिका था ना वो बेसिकली अपनी मार्केट वैल्यू पे बिका। हाँ जी, और अब ये सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको कंप्लीट खुद से करना है और इसमें जो भी मसाइल आएंगे कुछ अब नहीं मसला आएगा क्योंकि ये सारी चीजें तो हो चुकी है, अब सिर्फ आपकी फॉर्मेलिटी रह गई है हल करने वाली। ठीक है, 7वीं एडजस्टमेंट, सातवीं एडजस्टमेंट। अच्छा, वो कहता है फॉलोइंग बिल्स वर एक्सपेंसेस वर रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। वो कहता है इतने बिल जो हमें मिले हैं लेकिन अभी तक हमने एंटर, मतलब ये बिल मिल गए हैं लेकिन बुक्स के अंदर नहीं है, इसका मतलब अभी तक पे नहीं किए, तो ये अक्रूड है। मैंने रसीद मिल गई है, अक्कर हो चुकी है लेकिन अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब पे करेंगे तो फिर, क्योंकि मोस्टली आपको पता है इनवाइस बेसिस के ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही होती है और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आए। अच्छा, इसने जो भी इस तरह से काम किया हो ना, आपने अपने तरीके से काम करना है। ठीक है, आप अपने तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। कल क्योंकि हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड स्टार्ट कर देना है बट इसका भी एक एक सवाल साथ साथ चलता रहेगा। यहां से तो खत्म हो गए हैं लेकिन इसके कुछ एडजस्टमेंट वाले सवाल हैं, मतलब बेसिक एग्जांपल्स, उसमें भी 2-4 सवाल अच्छे हैं, वो भी हमारे हो जाएंगे, एक एक करके कर लेंगे। और फिर अगर ये खत्म हो गया तो इन क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, वही बेहतर है क्योंकि ये सारे सवाल ना बार बार क्रिएट करने से बेहतर है जो IAS 16 के एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं वो उन पर आप फोकस कर लें क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक्स के एक्सट्रैक्ट ही है। हाँ, इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट आ सकता है, इसके अंदर IAS 41 आ सकता है, तो उसके जब एक्सट्रैक्ट दोबारा एक दफा रिवाइज करेंगे तो ये इसके साथ भी रिवाइजन हो जाएगी, तो ये साथ साथ ये भी चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए, कहता है जी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मतीन जून 16, सेल्स, परचेज, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट। अच्छा, ये हमारा साल कौन सा है? जून 16, और डेप्रिसिएशन किस डेट की है? जून 15। तो क्या मतलब है? यस, ब्रॉड डाउन है। इन्वेंट्री भी जून 15 है तो ये भी क्या हुआ? ब्रॉड डाउन। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट क्या होता है? शेयर कैपिटल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक लोन, रिसीवेबल, ट्रेड एंड अदर पेएबल और प्रोविजन। चले, इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, अपने अपने कैलकुलेटर निकालें, रजिस्टर तो आपके पास पहले से भी है, खुद से करते हैं, मतलब एंट्री पास करके इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। से रिटर्न 70,000 हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड। हाँ जी,
एंट्री पास करेंगे, से रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। पेपर में ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट वहां पर लिख ले जहां लिखना है। सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट, और ये भी आपको पता है किसने कहां कहा जाना। नेक्स्ट, द गुड्स हैड अ कॉस्ट ₹47। द गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट या एनआरवी ऑफ द इन्वेंट्री। इसका क्या मतलब है, एड इन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्लस कर देंगे 47। ये हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आते। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जून 16 365। द एनआरवी वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री वाज 350। किस पे क्लोजिंग स्टॉक लिखो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 350 प्लस, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया 350 प्लस। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हमारी कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटिंग 700। 70% of rental income should be allocated to cost of sale, 30% to admin expense। कहता है एडमिन एक्सपेंस के अंदर 700 शामिल है जो कि 70% कॉस्ट ऑफ सेल में होना चाहिए और 30% एडमिन में होना चाहिए। तो 700 का 70% लेके एडमिन में से माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर ऐड कर देते हैं। और अगर एंट्री में सिर्फ लिखने की हद तक लिख रहा हूं ताकि याद ना भूले कहां लिखना है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर कर रहे हो तो आपके अपने क्वेश्चन के ऊपर भी पता नहीं, आप वो कहते हैं क्वेश्चन के ऊपर कुछ लिखना मना है, लेकिन हम अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लिखना नहीं चाहिए, नहीं लिखने देते। चले फिर नहीं लिखने देते होंगे तो ठीक है, आप अपनी वर्किंग के अंदर ना एंट्री पास कर ले, नहीं हाई अंडरलाइन तो कर सकते हो, ठीक है। ऐसा है ना, वो 15 मिनट तो वैसे भी नहीं लिखना चाहिए। तो आपने करना यह है कि या तो अपने ट्रायल बैलेंस को ही अपडेट कर देना, ट्रायल बैलेंस, तो फिर ना अपने क्वेश्चन को लिखना शुरू कर देना, ठीक है ना। एडजस्टमेंट पड़ी, एंट्री पास करने की बजाय जैसे हमने यहां पर लिखा है ना, सेल में से माइनस, अकाउंट सेल से माइनस। चलें जी, वो आपको बताएंगे, अभी उसकी टेंशन न ले। 15 मिनट की, 3 घंटे की तैयारी करें, 15 मिनट की तैयारी। अच्छा, तीसरा नंबर अब खामोश हो जाए। इसकी एंट्री वाला क्या पास होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एडमिन एक्सपेंस 4, कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर प्लस कर देना, एडमिन एक्सपेंस में से जाकर माइनस कर। अब बोले ना। उसके बाद प्रीपेड एडमिन एक्सपेंस एंड एक्रूड डिस्ट्रीब्यूशन 131 और 170 जो प्रीपेड है उसका क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट, और जो एक्रूड है एक्सपेंसेस में ऐड करंट लायबिलिटी। ये तो याद है ना, प्रीपेड का क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट, और एक्रूड जो है एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी। इसकी तो एंट्री पास करने की जरूरत IAS 16। आपको जहां भी कोई टक्कर की चीज मिलेगी ना, वो आपको IAS 16 ही मिलेगा, या अब IAS 38 भी एक वही चीज बनेगी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज आपको मिले और आपसे हैंडल ना हो, सिर्फ IAS 16, वो भी पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है। अच्छा, पहले हम ऐसा करते हैं कि ये तीनों लास्ट पढ़ लेते हैं, फिर वापस IAS 16 पे जाते हैं।
बैंक लोन वाज टेकन 1st Feb 1/10/50 and carry interest. The bank loan is repayable 30th September 16. एक बात याद रखनी है, अपना ईयर एंड देखें। अगर कोई भी पेमेंट अगले साल के दरमियान में आ जाए, मतलब 17 से पहले पहले आ जाए, वो आपकी करंट लायबिलिटी हो। और उसने कहा है कि जो आपका बैंक लोन है लिया है 1 अक्टूबर 15 को और पे कब करना है 30 सितंबर, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में। एक बात। दूसरी बात, लोन की अमाउंट बताएंगे लोन कितना गिवन है आपको? 5 लाख 8% के रेट के ऊपर, और 1 अक्टूबर 15 को लिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 30,000, मतलब हम 1000 में कर रहे हैं। अब ये एक तो चला जाएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे, और दूसरा चला जाएगा करंट। हाँ, अगर पहले कोई फाइनेंस कॉस्ट पड़ी होती तो जितना ये बनता तो फिर डिफरेंस करंट लायबिलिटी में जाता, ऊपर तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, तो पूरे के पूरे करंट लायबिलिटी भी आएगी और हमारे एक्सपेंस में भी आएगा। अब ये लोन वाली बात हो गई। लोन हमारा जाएगा करंट लायबिलिटी में 500, एक हमारा करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल के नाम से जाएगा 30, और एक हमारा एसओपीएल के अंदर फाइनेंस कॉस्ट कितनी जाएगी। ये सारा काम हो गया। ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटिंग 5,000 रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ, एक्सपेंस में भी जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल से माइनस भी हो। उसके बाद वो कहता है 4% आपने अलाउंस भी क्रिएट करना है, इसकी भी बात कर लेते हैं। बैड डेट्स और अकाउंट रिसीवेबल। अब ना पहले अकाउंट रिसीव की वर्किंग किया करें, फिर आपका काम होगा। अकाउंट रिसीवेबल टोटल क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? 2 माइनस से रिटर्न करें 70 या 7 माइनस एडिशनल बैड डेट्स। अब जो आंसर आएगा उसका 4%। सारी रिसीवेबल की एडजस्टमेंट करने के बाद अलाउंस लेते होते हैं, और यहां से बैड डेट्स जो माइनस करते हैं ये हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले करते हैं। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो यहां से माइनस नहीं करते, वो माइनस हो चुकी होती हैं। हाँ जी, बताएं जरा इसका 4% ले माइनस करके 87.2। अब यहां पर आ जाएं, बैड डेट्स प्लस कैरीड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन कितना है? ये जो आंसर आएगा ये आपका एसओपीएल में चला जाएगा, और ये जो आंसर आएगा ये आपका एसओएफपी में चला जाएगा। बाकी काम ठीक होगी बात। आखिरी एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स 40 एक्सपेंस में भी जाएगा और करंट लायबिलिटी। आ जाओ जरा 5वीं एडजस्टमेंट के ऊपर। Property, plant and equipment are depreciated 10% using reducing balance method. Depreciation on addition is provided from the month in which the asset acquired, while no depreciation is charged in the month in which the asset is disposed. Depreciation should be allocated in the cost of sale and admin 80-20। ये तो बताया ना, जो डेप्शन आएगी ना 80% कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे, 20% एडमिन एक्सपेंस। On 10th January 2016, a generator which was purchased on 1st July 2012 for ₹100 was traded for a new generator.
the disposal was not recorded and the generator was capitalized, 500 being the net amount paid to the supplier after adjustment trade and allowance of rupees 335. अब पुराना एसेट पता है आप कितने का दे रहे हैं? 35, और साथ उसे पैसे भी दे रहे हैं 500 रुपया भी दे रहे हो, पुराना एसेट 35 में भी दे रहे हो, और जब ट्रेड एंड अलाउंस गिवन हो, कैश गिवन हो, तो उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास नए एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब नया एसेट 535 का, और उसने कितने से लिखा हुआ है? 500 का लिखा हुआ है उसने, 500 का। The cost of installation of the generator is 30 was debited to admin expense. पहले तो ये उधर से निकाल दो, 30 एडमिन एक्सपेंस में से निकाल देते हैं और पीपीई में आकर डन। पहले तो इस 30 को एडमिन एक्सपेंस से जाकर निकाल देंगे एडमिन एक्सपेंस, और आकर पीपी में ऐड करेंगे, लेकिन पीपी की हम वर्किंग ही कर लेते हैं। बताएं आपके पास पीपीई कितनी अमाउंट से गिवन है? पीपीई आपके पास कितनी अमाउंट से गिवन है? नॉन करंट कितने से? 17। इसके अंदर 500 डेबिट हुआ है, वो जो एडिशन है ना इसके अंदर है, क्योंकि वाज उसने इसको डेबिट किया हुआ है। अब हम इसको सही करते हैं। पहली बात, आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वर्किंग करने का तरीका, वन 715 हमारा साल का स्टार्ट है। ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू चाहिए, आपके पास ब्रॉडऑन कितना है? 1250। कौन कहता है 1750? ब्रॉडऑन 1250 है, क्योंकि 500 इसके अंदर वो एडिशन शामिल है। एडिशन को अभी हमने ट्रीट, वो तो अलग से ट्रीट करेंगे ना। 1250 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 350 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? कितनी आ गया? कितना? अब ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू, अब एडिशन और डिस्पोजल। पहले डिस्पोजल कर लेते। पहले तो मुझे बताया डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए या डिस्पोजल की कॉस्ट चाहिए? डिस्पोजल की हमें बुक वैल्यू चाहिए, और किस डेट की चाहिए? ये तो वही तरीकाकार है जो आप I-16 में करके आए। और जरा डिस्पोजल की बुक वैल्यू फाइंड कर लो, वहां क्वेश्चन के अंदर उसने सारा बताया हो। कहता है कि आपने जो एसेट बेच रहे हो ना, उसको खरीदा कितने का था? 100 का। कब खरीदा था? 1712 को। तो जून 13 को एक साल, जून 14 को दूसरा, और जून 15 को तीसरा। 3 साल उसके गुजर चुके हैं। तो आप जब 3 साल गुजारोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट है एडप्शन का? 10%। तो 0.90 की पावर, और ये ना 1 माइनस आर की पावर 3, 72.9। चलो पूरा पूरा कर लेते हैं। 72 पॉइंट, ये हमारे पास बुक वैल्यू बची। अच्छा, यहां पर तो हमने डिस्पोजल की बुक वैल्यू, ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू, ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू कितनी है? माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कितना? 82 पॉइंट, और अब क्या आ जाएगा? 72.9 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये कितनी डिडक्शन आ गई?
3.645 एडिशन। एडिशन कितने का आएगा? एडिशन अमाउंट कितनी है? 500 रुपया कैश दिया, 35 और 40 की इंस्टॉलेशन भी तो है। 30 565 multiplied by 10% multiplied by 6 by 28. ये हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डबल 1 4.56 जो भी आ रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने नॉन करंट एसेट भी तो लिखना है। अब नॉन करंट एसेट लिखने का तरीका, आपके पास पहले अमाउंट कितनी पड़ी हुई है? पहले जो अमाउंट पड़ी हुई है 1750, इसमें एक 35 ऐड होगा, एक 30 भी ऐड होगा, और माइनस क्या होगा? जो हमारे पास जो डिस्पोजल है वो माइनस हो जाएगा 100 से, क्योंकि कॉस्ट पे पड़ा हुआ है ना सब कुछ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एसेट की कॉस्ट 17। अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी सुन लें। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का ब्रॉड ऑन कितना पड़ा हुआ है? अक्यूमुलेटेड डेप्शन का ब्रॉड ऑन कितना? प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ गई? 114 पॉइंट, माइनस जो एसेट बेचा उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल जाएगी, वो कितनी है? ये बड़ा ध्यान से देखा करें, इस तरह की छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 100 माइनस 72 पॉइंट, कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई? 100 माइनस 72.9। आपने दिमाग पर नहीं, कैलकुलेटर पर भरोसा किया करें। 27 पॉइंट प्लस 30 पॉइंट, ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्शन आएगी डिस्पोजल। अब जो भी आंसर आएगा ये हमारे पास आएगी टीपीई की बुक वैल्यू। कितना आ रहा है? 433.9 कर 1281 पॉइंट। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में आपके जो दिलों में वहमो गुमान है वो अगर क्लियर करने, वहमो गुमान क्यों, आप तो सोए थे। अब जा एक बात मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ सोना कोई गुनाह नहीं है, बस ये है कि जागोगे तो घर में जाकर कम से कम टाइम लगेगा, सोगे तो घर में दोबारा इतनी ही मेहनत दोबारा लगेगी। तो इसलिए कोशिश किया करो जाग के बैठा करो। अब नींद का कोई हाल नहीं है सिवाय छितरालू जी के। क्या कौन सा 18? क्वेश्चन ही टोटल 17 है। 17 दो दफा है। अच्छा, यूनिवर्स लिमिटेड, चलो जाहिर सी बात है ये आपको होमवर्क ही होना है। आप अच्छा, अब करना ये है वो आप खामोश हो जाएं, तो सिर्फ आप ना आया करो, अगर आकर बातें कर घर बैठा करो। अच्छा, सवाल तो बाद में पूछना ना, अभी मुझसे पूछना जब ये सवाल, क्योंकि इस तरह से ना वो एनवायरनमेंट तो हल्की हल्की सी बीप आ रही होती है, शोर जो होता है। अच्छा, आपने
करना अब ये है कि एक तो ये 3 हैं ही करने, ये 3 और कुछ नहीं करना, बस ये 3 क्वेश्चन ही अगर हो जाए आपके लिए तो बहुत है, क्योंकि आप अक्सर तो जो इतने दिनों बाद गुड्डियां उड़ाकर आया तो वो आपकी गुड्डियां खुद उड़ी हुई हैं, तो इसलिए आपने अब ये 3 सवालों को तसल्ली से करना है, क्योंकि अगले ये टेंशन, अगले जो टॉपिक है एनपीओ का और एसओ यानी सिंगल एंट्री का, वो भी यही है, तो प्रैक्टिस हुई अगले 3-4 दिन मजीद चलती रहेगी, ठीक है। तो साथ फिर